हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। हम पढ़ रहे थे द लेटर वैदिक एज और द लेटर वैदिक पीरियड, जिसकी टाइमलाइन है 1000 BC से लेकर 600 BC तक, विच यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर इट ऑलवेज बिकॉज इट कैन गिव यू एन एज और प्रोवाइड यू एन एज इन योर एग्जामिनेशन ओवर अदर्स। ठीक है, तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा वेदास। बहुत डिटेल में पढ़े हमने वेदास की, क्या है वेदास, क्यों लिखे गए थे, क्यों नहीं लिखे गए थे, कितने प्रकार के होते हैं वेदास। 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। 4 वेदास होते हैं हमारे। अब किन्होंने लिखा था इन्हें, पर्पस क्या था लिखने का, वो सारी चीज़ें हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन में भी दे दूंगा ऊपर, और दूसरी बात जो लास्ट में स्क्रीन पर पॉपअप आएगा तो उसमें भी मैं आपको ये जो लिंक है इसका वीडियो का, हमारी प्रीवियस वीडियो का प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो मैं हूं आपका दोस्त अरुण। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उपनिषद्स, और हमारी जो अगली आने वाली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे पुराणाज। 2 सेपरेट वीडियो बना रहा हूं बिकॉज ऑफ कंटेंट बहुत है और आपको समझाना भी है। अगर इस क्लास में आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है देन यू कैन रिपीट द क्लास बिकॉज यू हैव राइट। ठीक है, आपके पास राइट है, आपके पास वीडियो है, तो आप इजीली रिपीट कर सकते हैं जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। अब उपनिषद क्या है? उपनिषद एक तरह की, इसमें जो है ना वेदास का क्रक्स लिखा हुआ है, यानी पूरी की पूरी समरीज इसमें दी हुई हैं। ठीक है, तो उपनिषद को एक तरीके से नॉलेजेबल भी माना जाता है। अब वेदास को जो पढ़ लेता था, जिसने वेदास पढ़ रखे हैं उसको नॉलेजेबल पर्सन माना जाता था। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेदास में मास्टर है। अब यहाँ पर उपनिषद जो हैं उनको इंडियन फिलोसफीज़ जो है ना उनका हेड भी कहा गया है, यानी जो इंडियन फिलोसफीज़ हैं उनका जो बेस है ना कहीं वो हमारे उपनिषद से ही चलता है। तो इसीलिए इनको माउंटेन हेड ऑफ द इंडियन फिलोसफीज़ भी कहा गया है। अब कितने हैं ये उपनिषद? उपनिषद तकरीबन 108 हैं टोटल, जिनको एक ग्रुप ऑफ प्रीस्टली क्लास के द्वारा लिखा गया था। सेम चीज़ वेदास को किसके द्वारा लिखा गया था? सेम चीज़ मैं फिर बोलूँगा, आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो कमेंट बॉक्स में अगर पता है आपको तो ज़रूर बताइए कमेंट कर। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जब मैंने लिटरेचर चालू करा था देन आई हैव टोल्ड यू इन दैट वीडियो कि आर्यनकाज यानी अरण्यकाज जो भी थे, जो फॉरेस्ट बुक थी, तो उनको कहाँ पर लिखा गया था? फॉरेस्ट में। इसीलिए उनको क्या बोला गया था? फॉरेस्ट बुक्स बोला गया था। अब इनको भी फॉरेस्ट प्रिस्ट के द्वारा ही लिखा गया था। फॉरेस्ट प्रिस्ट क्या है वो आप जब अरण्यकाज पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, वहाँ पर डिटेल में मेंशन कर रखा है कि अरण्यकाज क्या है और कि किन्होंने लिखा था इसको। ठीक है, और उनको फॉरेस्ट बुक क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पर भी फॉरेस्ट प्रिस्ट ने ही इनको लिखा था, यानी जो प्रिस्टली क्लास थी वो जब फॉरेस्ट में वानप्रस्था में थी तभी उनके द्वारा ये उपनिषद भी लिखे गए थे। अब उन अरण्यकाज के बाद, यानी अरण्यकाज के बाद जो लिटरेचर आता है ना वो उपनिषद आते हैं। उपनिषद के बाद पुराणाज आते हैं। उपनिषद को क्या बोला गया है? वेदांता भी बोला गया है, जैसे कि जिसका मतलब होता है एंड ऑफ द वेदास, यानी उपनिषद लेटर वैदिक एज में सबसे एंड में लिखे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं? उपनिषद कहीं ना कहीं जो बिलीवेबल थिंग्स होती हैं, बिलीवेबल और अनबिलीवेबल, जैसे कि गॉड्स, हेल, हेवन, कर्मा, भक्ति, धर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, रीबर्थ, मोक्षा और अदर वर्ल्डली थिंग्स, जितनी भी चीज़ें एसोसिएटेड है ना वर्ल्ड से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डील होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम समरी में, यानी एक तरीके से अगर हम इन अ नटशेल बात करें तो यहाँ पर क्रक्स लिखा हुआ है सारे वेदास का, चारों वेदों का। ठीक है, अब वेदांता इन्हें कहा जाता है जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जैसे कि वेदास में वेद को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर उपनिषद को क्या बोला जाता है? टू सिट नियर समवन, यानी एक टीचर के पास बैठना। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। वेदास का मतलब होता है द वे ऑफ लाइफ। वेदास लिखे ही इसलिए गए थे
ताकि जो आर्यंस हैं अपनी जो वे ऑफ लाइफ है उसमें मेंशन कर सकें और उसके अकॉर्डिंग चल सकें। एक नॉलेज बोलते हैं, ज्ञान को वेदा बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद यानी यहीं से कहीं ना कहीं जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, क्या होती है वो मैं आगे बात करूँगा, वो इमर्ज होकर आई थी, उभर कर आई थी, ठीक है। अब उपनिषद का मीन है टू सिट नियर समवन, यानी एक गुरु के पास में बैठना जो कि आपको वेदास यानी नॉलेज प्रोवाइड कराए और वेदास का ज्ञान दे, ठीक है। अब देखिए उपनिषद का जो लिटरली अगर मीनिंग है ना कि एक जो टीचर है उसके पास बैठना और जो वहाँ पर आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन सारी चीज़ों को गेन करना। तो इसी के चलते गुरु शिष्य परंपरा इमर्ज होकर आती है। जस्ट सपोज कि गुरु ने आपको आज पढ़ाया, टुडे अ टीचर हैज़ टॉट यू समथिंग, तो उसके बाद अब आपने उस चीज़ को समझ लिया। उस चीज़ को समझने के बाद अब आपने अपने घर गए और वहाँ पर किसी बच्चे को जाकर यानी किसी भी ऐसे इंसान को जिसको वो चीज़ नहीं पता है उसको पढ़ा दिया। तो यहीं से ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं, यानी गुरु का शिष्य, फिर शिष्य का गुरु, शिष्य ही आगे चलकर गुरु बन जाएगा। तो ये परंपरा फिर चलती रहेगी। तो यहीं से ये गुरु शिष्य परंपरा इमर्ज होकर आती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें शिष्य के, तो शिष्य कहीं ना कहीं जो गुरु के लॉयल हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे, ऑनेस्ट हुआ करते थे गुरु के प्रति, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु दक्षिणा में कुछ ना देकर एज अ सर्विस ऑनेस्टी एंड हाईली लॉयल, यही दक्षिणा हुआ करते थे। मगर वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भी थी प्रिवेल, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको गुरु दक्षिणा में एज अ फी दिया जाता था, ठीक है। तो अब जो उपनिषद हैं वो कहीं ना कहीं लेटर वैदिक पीरियड के दौरान उभर कर आए, ठीक है, क्योंकि उन्हें लास्ट में लिखा गया था। अब काफ़ी सारे इसमें उपनिषद जो हैं, कहने का मतलब ये है कि जो टीचिंग्स हैं काफ़ी सारी वो कहीं ना कहीं आर्यन कास्ट में पाई जाती हैं। अब आर्यन कास्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट बुक है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जब मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड का रिलीजन पढ़ाया था तो उसी समय मैंने जब लिटरेचर चालू करा था तो वहाँ पर मैंने आपको ब्राह्मणाज और आर्यन कास्ट पढ़ाया था, अरण्य कास्ट, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वॉच कीजिए उसको, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब इन्हें वेदांता कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक पीरियड में सबसे एंड में पढ़ाए गए थे, ठीक है। यहाँ पर जो फिलॉसफीज़ लिखी हुई हैं वो लाइफ की जो चीज़ें हैं उनसे डील करती हैं और मोक्ष वगैरह की, मोक्ष को क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है, क्या ज़रूरी है मोक्ष का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अब ये जो उपनिषद्स हैं, कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो प्रोज में लिखे हुए हैं, मगर ये एक तरह की पोइट्री नहीं है, मगर एक तरीके से ऐसे लिखे हुए हैं कि इन्हें लिखा जा सकता है और बोल के भी पढ़ाया जा सकता है आराम से, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? बृहद्रनायका और दूसरा छंदोगया उपनिषद। तो ये दो उपनिषद ऐसे हैं जो प्रोज में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये उपनिषद किस बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि उपनिषद बात करते हैं कर्मा के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें, कर्मा, हेल, हेवन और बर्थ, रीबर्थ, तो ये सारी चीज़ों के बारे में उपनिषद बात करते हैं। उपनिषद में तकरीबन 33 गॉड्स को मेंशन करा गया है, 33 गॉड के साथ ये डील करते हैं और साथ में ही गुड डीड्स वगैरह कि डीड्स आप कैसी प्रैक्टिस करते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए आगे का पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊँ इससे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। देखिए आत्मा यानी सोल, ये चीज़ आपको समझनी होगी। आत्मा, सोल, ट्रुथ, सत्य की तरफ अट्रैक्ट होती है। सोल जो है सत्य की तरफ अट्रैक्ट होती है, ये समझना। ब्राह्मण यानी बॉडी भी सत्य की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। जब आत्मन और ब्राह्मण दोनों सत्य की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसका कंक्लूजन क्या होगा? साल्वेशन। मगर उससे पहले जो यूनिवर्स है वो सत्य के द्वारा भरा हुआ है, यानी ब्रह्मांड, स्पेलिंग में भी सेम हो मगर यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो सत्य के द्वारा भरा हुआ है, तो यहाँ पर उसे ब्रह्मांड बोला गया है। तो जब आत्मन सत्य की तरफ अट्रैक्ट होती है और ब्राह्मण यानी बॉडी भी सत्य की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि आत्मन यूनिवर्स है, ब्राह्मण यानी बॉडी भी यूनिवर्स है, क्योंकि यूनिवर्स भी तो सत्य के द्वारा ही फिल किया हुआ है।
तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो सत्य के द्वारा फिल्ड है, भरा हुआ है, और आत्मन और ब्राह्मण दोनों सत्य की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी ने आत्मन और ब्राह्मण को समझ लिया, इनकी सच्चाई को समझ लिया, तो वो कहीं ना कहीं साल्वेशन पा जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण यहाँ पर बॉडी है जो सत्य की तरफ अट्रैक्ट होती है, आत्मन यहाँ पर सोल है जो जी सत्य की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब ब्राह्मण जो है यानी ब्रह्मांड जो है वो तो ऑलरेडी सत्य से फिल्ड है ना। अब दोनों चीज़ आत्मन और ब्राह्मण वो दोनों ब्राह्मण की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी दोनों को कुल मिलाकर बात ये कही गई है कि साल्वेशन, ठीक है। दोनों को दोनों अगर आपस में मिल जाएंगी तो क्रक्स जो बनेगा ना फिर उसके बाद वो साल्वेशन का बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर हमने छोड़ा था, अब यहाँ पर उपनिषद में ये कहा गया है कि मतलब किस बात पर जोर दिया गया है, पेरेंट्स, गेस्ट और टीचर्स सबको गॉड के बराबर माना गया है, क्योंकि इनको इज्जत देना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। आज के समय में भी ये चीज़ें प्रिवेल हैं कि कहीं ना कहीं चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, या फिर हों गेस्ट, हम कहते हैं ना अतिथि देवो भव। और जब एक जो व्यापारी है वो व्यापार करता है यानी रिटेलर अगर रिटेलिंग करता है तो वहाँ पर जब कस्टमर्स आते हैं उसके सामान वगैरह को, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उसके लिए वो भगवान होते हैं। और जब हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है तो वो भी हमारे लिए भगवान होता है। टीचर्स हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए भगवान है। पेरेंट्स हमारे पहले टीचर्स, सबसे पहले टीचर जो होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो वो भी भगवान हैं। तो यहाँ पर जो गुड डीड्स यानी कर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करा गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब फिलोसॉफिकल चीज़ें क्या होती हैं? फिलोसॉफिकल चीज़ें भी तो यही होती हैं दैट व्हाट यू आर डूइंग, वेदर यू आर डूइंग राइट और नॉट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उपनिषद इन्हीं सारी चीज़ों से डील करते हैं। यहाँ पर कर्मा और धर्मा दो आइज बताई गई हैं मैन की, कि मैन को अगर फोकस करना है ना अपने कर्म और धर्म पर करना चाहिए। उसका धर्म क्या कहता है और कर्म क्या कहता है। धर्म में लिखा है कि हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो और उसका कर्म क्या है कि वो सुबह को 9 बजे उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाएगा ना, बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फोकस करी गई हैं। दोनों आइज़ एक साथ जब भी काम कर सकते हैं जब दोनों में एक तरह की जो एक सिंक्रोनाइजेशन हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी, जब मैन के कर्म और धर्म सही होंगे ना, तब उसका जो एक सिंपल और एक जो सोलो मोटो है ना कि अपने आप को सर्व करना और दूसरों को सर्व करना। गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि अगर अपने आप को ढूंढना चाहते हो ना तो दूसरों की सर्विस करो, यानी दूसरों को सर्व करो, तभी आप अपने आप की जो इच्छाएं हैं ना उनको ढूंढ पाओगे, ठीक है। जस्ट लाइक मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। मैंने जब 12th के बाद एक फैक्ट्री में यानी एक कंपनी में काम करा था, तो उसके बाद व्हाट आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट माई प्लेस, व्हाट इज़ माई प्लेस इज़ अनदर वन। तो मेरे को वहाँ पर कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ था कि ये मेरा प्लेस नहीं है। आई हैव टू स्टैंड अप फ्रॉम हियर एंड गो टू दैट प्लेस वेयर इज़ द माई एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट डेस्टिनी। तो वहाँ पर मुझे समझ में आया कि आखिर मैं चाहता क्यों हूँ, क्या हूँ अपने लाइफ से, और क्या है मेरी डेस्टिनी, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो गांधी जी का भी यही कहना था कि अगर आप अपने आप को खोजना चाहते हो ना, अपने आप को समझना चाहते हो, तो अपने आप को दूसरों की जो सर्विस है ना उसमें इंडल्ज कर लो। इंडल्ज करने के बाद यू विल रियलाइज दैट व्हाट यू आर मिसिंग एंड वेयर यू रियली वांट टू गो। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर फोकस करी गई हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू उपनिषद ये माना जाता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है ना वो है आत्मन, ठीक है, जो कि सोल है, और ब्राह्मण जो कि बॉडी है। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं, ठीक है। अब आत्मन एंड ब्राह्मण जो बोला गया है उपनिषद में कि यही बेस है उपनिषद का, ठीक है। अब इंडियन फिलोसफीज का बेस क्या है? उपनिषद। अब उपनिषद में बेस क्या है? आत्मन और ब्राह्मण कि आखिरकार जो अल्टीमेट रियलिटी है ना वो है ब्रह्मांड, जिसमें आत्मन और ब्राह्मण जब एक साथ मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो वो जाकर ब्रह्मांड में मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों ही सत्य की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ब्रह्मांड सत्य से ही भरा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी।
अब आगे देखते हैं। देखिए यूनिवर्स को हमेशा ब्रह्मांड से ही ब्रह्मांड से एड्रेस किया जाता है, ठीक है। ब्रह्मांड दैट इज़ द यूनिवर्स। वो मैंने जो आपको यहाँ पर समझाया है, जो यहाँ पर समझाया इतना सारा, वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट अगर आप समझना चाहते हो तो समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मगर यहाँ पर एक पॉइंट है ये वाला, वो मैं समझा देता हूँ। देखिए जब सोल और बॉडी मर्ज होते हैं तो वो फाइनली किसके साथ मिक्स हो जाते हैं? यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसी के द्वारा एक फेज निकल कर आता है, यानी फ्रेज निकल कर आती है। वो क्या है? वो है अहम ब्रह्मनिज्म। मैं ही ब्राह्मण हूँ, यानी मैं ही यूनिवर्स हूँ। आखिर में तुम सबको मेरे पास ही आना है, मेरे साथ ही मिलकर रहना है और मुझ में ही मिलना है। कहते नहीं है कि जन्म लिया है तो एक बार जन्म लेने के बाद फिर आयु बढ़ती ही है, घटती कभी नहीं है। अगर घटेगी तो इट मीन्स कि हमारी जो ना लाइफ रुक गई है। अब बढ़ रही है तो एट दी एंड सबको एक ही जगह पर जाना है, वो कहाँ पर? भगवान के पास। मरना सभी को है। अगर इस धरती पर किसी का जन्म हुआ है तो वो मरेगा जरूर, ठीक है। अब चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो भूखा हो या प्यासा हो, सबको एक ही जगह पर जाना है, ब्रह्मांड के पास, यानी मरना है सबको। सबको मट्टी में ही मिलना है। मट्टी क्या है? सत्य है। मट्टी किससे मिली है? ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड में क्या है? सत्य। सत्य कहाँ पर है? ब्रह्मांड में। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। अब आपको अगर नहीं समझ में आई है तो रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, आपको दोबारा समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहीं से ये फ्रेज बनकर आई है, अहम ब्राह्मणिज्म। चलते हैं आगे। अब देखिए आत्मन हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिविटी के साथ मर्ज होगी, यानी सत्य, ठीक है। अब मैन की जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं आखिर में जो मोक्ष है उसको अटेन करना है, जो कि बाद में जाकर जब आत्मन और ब्राह्मण एक साथ मिलेंगे तो वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी हैं, ठीक है। जैसे कि आत्मन और ब्राह्मण बराबर हैं, ठीक है, विच लीड्स टू साल्वेशन। अब देखिए उपनिषद में जो सत्य है, जो आइडिया है ना, रैशनल आइडिया, वो सत्य है कि सत्य ही सब कुछ है। अगर आप सत्य को समझ गए ना, देन यू विल अटेन मोक्षा, साल्वेशन आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बृहद्रनायिका यानी बृहद्रनायिका जो उपनिषद है ना, उसमें कहीं ना कहीं पहली बार ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट आया था। अब बुद्धा और जैनिज्म, उनकी जो फिलॉसफीज, उनकी जो टीचिंग्स हैं वो इसी पर बेस्ड है। कहीं ना कहीं जो बेस है ना उनका, वो यहीं से होकर चलता है, टीचिंग्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में मेंस में पूछा भी गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मुंडका उपनिषद है ना, मुंडका उपनिषद, उसमें यही सारी चीज़ लिख रखी थी कि आखिर जो ट्रुथ है यानी सत्य है वो कितना जरूरी है आत्मन के लिए, ब्राह्मण के लिए और ब्रह्मांड के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुंडका उपनिषद से डील की गई हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए एक फेमस जो सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है, वो जो एक लाइन है, ये जो फ्रेज है, ये जो एक प्रोवर्ब है, कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते। ये कहीं ना कहीं ये भी उपनिषद से ही ली गई है, जो कि आज हमारे नेशनल एंथम का पार्ट है। उपनिषद कहीं ना कहीं जो लाइफ की रियलिटीज़ है ना, उनको इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर जो मेन फोकस होता है उपनिषद का, वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी एंड ट्रुथ के ऊपर होता है। तो ये थे उपनिषद। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब तक के लिए इस वीडियो में हाल फिलहाल में इतना ही। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।